Standard 9 English. Dear children, we are going to study the lesson number 2.4 of our English, The Fall of Troy. The story is covered in two parts. So in this video, we are going to start the part 1. So let's see what is given in that lesson. Epics are long poems that relate the deeds of a great national hero or a great national war. एपिक वर्ड आपने पहले ही सुना होगा. 2 एपिक्स ऑफ इंडिया. इंडिया का 2 एपिक्स क्या क्या है? रामायणा एंड महाभारत. तो उसी पे से पता चलेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिक. दे आर लॉन्ग पोएम्स. दे आर रिटन इन द पोएटिकल फॉर्म. पोएटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है. दे आर वेरी लॉन्ग एंड दे रिलेट द डीड्स ऑफ ग्रेट नेशनल हीरो और ग्रेट नेशनल वॉर. कोई बड़ा हीरो या फिर कोई बड़ा पूरे नेशनल यानी पूरे देश का कोई वॉर लड़ाई उसके बारे में डिस्क्राइब करता हुआ एक लॉन्ग पोएटिकल फॉर्म का स्टोरी होगा. जैसे महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में, वो वॉर के बारे में, और उसमें के हीरो हीरोइंस उसके स्टोरी बराबर. और रामायणा में राम सीता वगैरह वो. तो ऐसे कुछ बड़े बड़े नेशनल हीरोज़ या नेशनल वॉर का स्टोरीज होता है एपिक्स. दे आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स. पोएम के फॉर्म में लिखा जाता है. दे ऑफन टेल ऑफ अ नेशंस अर्ली हिस्ट्री. ज़्यादातर ये एपिक्स कोई भी एक देश का बहुत ही पहले का हिस्ट्री को दिखाता है या हिस्ट्री के बारे में बताते हैं. दे मे बी कंपोज्ड एंड संग और रिसाइटेड फॉर मेनी ईयर्स बिफोर दे आर एक्चुअली रिटन डाउन. दे मे बी कंपोज्ड, ये बनाया गया होगा या लिखा गया होगा. एंड संग, संग मतलब गाना. पोएम्स आर संग एंड सॉन्ग्स आर संग एंड पोएम्स आर रिसाइटेड. अगर सॉन्ग गाना अगर गाते तो वी से दैट इट इज संग. वर्ड यूज करते हैं संग. संग दैट मीन्स सिंग अ सॉन्ग. बट पोएम होता तो वी से दैट रिसाइट अ पोएम. पोएम जो गाते हैं उसको सिंग नहीं कहते हम, वी से रिसाइट. सो ये सभी एपिक्स लिख कर रखने से पहले, एक लिखित फॉर्म में, एक रिटर्न फॉर्म में आने से पहले, दे हैव बीन कंपोज्ड एंड संग ओरली. बहुत साल पहले से लोग उसको बोलते बोलते आए ज़रूर होंगे. द 2 फेमस संस्कृत एपिक्स आर द रामायणा एंड द महाभारत. And the 2 great epics of European literature written in ancient Greek are the Iliad and the Odyssey. तो यहाँ पर हम इंडिया का और ग्रीक का एपिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं. इंडियन एपिक्स 2 है जो संस्कृत में लिखे हुए हैं. वन इज रामायणा एंड द अदर वन इज महाभारत. एंड द ग्रेट 2 एपिक्स ऑफ यूरोपियन लिटरेचर, पूरे यूरोपियन लिटरेचर का 2 एपिक है. वन विच इज रिटन इन एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज में. वन इज द इलियाड एंड द ओडिसी. फर्स्ट वन है इलियाड, सेकेंड वन है ओडिसी. जस्ट एज इन इंडियन लिटरेचर वी गो बैक टू स्टोरीज फ्रॉम रामायणा एंड महाभारत, so in the literature of western countries they go back to the Iliad and the Odyssey. तो हम कोई भी सिचुएशन को कंपेयर करने के लिए इंडियन लिटरेचर सीधे रामायण और महाभारत में जाकर रुकते हैं. इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज़ या वेस्टर्न कंट्रीज़ कोई भी इंसिडेंट को कनेक्ट करने के लिए सीधे इलियाड और ओडिसी नाम का 2 एपिक पे डिपेंडेड रहता है. Just as children all over India know the names of stories of Ram and Sita, Yudhishthira and Arjuna and Draupadi, so children in the western countries know the names of Hector, Odysseus, Achilles and Helen of Troy, the most beautiful woman in the world, because of whom the Greek and Trojans fought for 10 long years. Just as children all over India, जिस तरह इंडिया के सभी बच्चे नो द नेम्स ऑफ स्टोरीज ऑफ राम एंड सीता, राम और सीता का नाम और उनके स्टोरीज जानते हैं. युधिष्ठिर, अर्जुन एंड द्रौपदी, इनके बारे में जानते हैं. इसी तरह सो चिल्ड्रन इन वेस्टर्न कंट्रीज़ के बच्चे या हर एक बच्चे नो द नेम्स ऑफ हेक्टर. उन लोग जानते हैं हेक्टर,
ओडिसियस, एक्लिस और हेलन ऑफ ट्रॉय, इन सभी नाम बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं। और ये हेलन ऑफ ट्रॉय कौन है? द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में का सबसे सुंदर लेडी। बिकॉज ऑफ हुम, जिनके वजह से द ग्रीक एंड ट्रोजैंस, ग्रीक लोग, ग्रीक मतलब द पीपल ऑफ ग्रीस, ग्रीस के लोग, एंड ट्रोजैंस मीन्स द पीपल ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय नाम का जो सिटी है वहाँ के लोगों को ट्रोजैंस कहते हैं। ग्रीस कंट्री के जो लोग हैं उनको ग्रीक कहते हैं, जिस तरह इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियंस कहते हैं। दे फॉट फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स, 10 साल लगातार फाइट हुआ। किसके वजह से? हेलन ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय के हेलन के वजह से, ट्रॉय नाम का सिटी के हेलन के वजह से। Nobody knows for certain who the author of these early epics is. कोई भी नहीं जानता है, मतलब क्लियरली श्योरली किसी को भी नहीं पता कि ये दोनों अर्ली एपिक्स, जो दो एपिक्स का नाम हमने पढ़ा वो दोनों इलियाड और ओडिसी, इन एपिक्स का राइटर ऑथर कौन है करके कोई नहीं जानता। इट इज़ थॉट दैट दे अरोज एंड डेवलप्ड इन द नेशन विद द नेशन इटसेल्फ। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो दोनों एपिक्स हैं दे अरोज एंड डेवलप्ड विद द नेशन इटसेल्फ। जिस तरह ये देश बना, जब ये देश बना तो देश के साथ साथ ये भी कैसे तो बन गया हुआ है। एंड वे हैंडेड डाउन फ्रॉम सिंगर टू सिंगर, और क्या हो गया है, एक एक गायक से, आगे आगे आने वाले गायक से, जनरेशन टू जनरेशन गायक लोगों के ज़रिए ये ट्रांसफ़र होते गए, मतलब हैंडेड ओवर होते गए, एक दूसरे से आगे आगे पास होते गए। टिल परहैप्स मीन्स शायद, वन ग्रेट पोएट गेव देम द फाइनल फॉर्म। शायद कभी तो कोई एक बड़ा, एक महान पोएट ने इन एपिक्स को फाइनल फॉर्म दिया, इन अ रिटर्न फॉर्म। ऐसा एक मतलब विश्वास है। It is believed that the Iliad and the Odyssey were composed and recited by a blind poet named Homer. और ऐसा भी एक विश्वास है कि इलियाड और ओडिसी, ये दोनों एपिक्स को were composed मतलब बनाया गया, and recited गाते गया by a poet, blind poet, एक blind poet, blind मतलब the person who cannot see, जो व्यक्ति अंधे हैं, ऐसा एक पोएट जिनका नाम है होमर, who lived about 900 BCE, जो यूरोप में रहते थे करीब 900 BCE में। 900 BCE मीन्स BCE, बिफोर कॉमन एरा, जीसस क्राइस्ट के जन्म लेने से कुछ 900 साल पहले रहने वाले होमर नाम का एक ब्लाइंड पोएट मस्ट हैव रिटन दिस टू एपिक्स, ऐसा भी बिलीफ है। Who wandered from one Greek city or village to another, जो wandered means without any intention, if a person roams here and there, कोई स्पेसिफिक पर्पस के बिना कोई यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं तो उन्हें वो भटकना उसको कहते हैं wandered। तो जो व्यक्ति यहाँ वहाँ जाते रहें फ्रॉम वन ग्रीक सिटी टू अनदर और फ्रॉम वन विलेज टू अनदर, ग्रीस के एक सिटी से दूसरे सिटी या एक विलेज से दूसरे विलेज भटक कर, सिंगिंग हिज पोएम्स, अपने गाने को या अपने पोएम्स को गाते हुए, टू ऑल, हर किसी के सामने गाते हैं। किसके सामने वो भी आगे स्पेसिफिकली दिया है, हु वुड रिसीव हिम इन देयर होम्स एंड गिव हिम हॉस्पिटैलिटी, जो इनको मतलब होमर को अपने घर में रिसीव करते हों और उनको हॉस्पिटैलिटी बोलेगा तो मेहमान नवाजी, किसी के साथ मेहमान नवाजी करते हो। जैसे अब इधर कह रहा है होमर नाम का एक ब्लाइंड पोएट ये पोएम को या ये एपिक्स को लिखा है और गाते रहे उन सभी लोगों के घर जाकर जो अपने घर में इन्हें स्वीकारा, इनको वेलकम किया और उनका हॉस्पिटैलिटी किया। हॉस्पिटैलिटी यानी उनके साथ उनके मेहमान नवाजी किया, उनके घर जाकर ये गाते रहते थे। This wandering singer has been honored through the ages, not only in Greece but in all Europe, as a father of European poetry. और इस
वॉन्डरिंग सिंगर को, यानी ये भटकता हुआ, ये घूमते फिरते रहने वाला इस सिंगर को एजेस थ्रू एजेस, मतलब सालों से या ज़मानों से ग्रीस में ही सिर्फ नहीं, नॉट ओनली इन ग्रीस बट ऑल थ्रू द यूरोप, पूरे यूरोप में इनका इज्जत किया करते हैं। कैसे कैसे? एज अ फादर ऑफ यूरोपियन पोएट्री, इनको वो औहदा दिया है, फादर ऑफ पोएट्री नाम का औहदा दिया है और इनका बहुत ही ऑनर करते आए हैं। The Iliad is the story of Ilium or Troy. Ilium, otherwise Troy. It is a rich city, rich trading city in Asia Minor. इलियाड जो है इलियम सिटी का और ट्रॉय सिटी, बोथ आर सेम, एक सिटी का दो अलग अलग नाम दिया हुआ है। इट वॉज अ रिच ट्रेडिंग सिटी, बहुत ही अच्छा अमीर एक ट्रेडिंग सिटी। ट्रेडिंग सिटी मीन्स जहाँ पर ट्रेड बिजनेस बहुत ही अच्छी तरह चलता था। एंड दिस सिटी वॉज सिचुएटेड इन एशिया माइनर, एशिया माइनर का एक सिटी, नियर द नैरो सी दैट लीड्स फ्रॉम एजियन टू द ब्लैक सी। एजियन सी और ब्लैक सी, इन दोनों समुंदर से टच्ड एक छोटा सा नैरो सी था, नैरो एक समुंदर, उसके किनारे सिचुएटेड एक स्मॉल सिटी था, इलियम और ट्रॉय। इट वॉज वेल सिचुएटेड बोथ फॉर कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर। ये सिटी इलियम अदरवाइज ट्रॉय, ये सिटी was well situated both for commerce and agriculture. कॉमर्स यानी बिजनेस, एग्रीकल्चर मतलब खेती। इन बिजनेस और एग्रीकल्चर दोनों के फील्ड में ट्रॉय सिटी बहुत ही अच्छे वेल सेटल्ड था। इन फ्रंट ऑफ द सिटी was a sea over which sailed the ships of Troy carrying goods and grains. In front of the city, इस सिटी के सामने समुंदर था, मतलब सिटी समुंदर से अटैच था, एकदम पास में था। सिटी के सामने सी, ओवर विच, जिस सी में सेल द शिप्स ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय सिटी के बहुत सारे शिप हमेशा सेलिंग करते थे। कैरी गुड्स एंड ग्रेन्स, जिसके अंदर भर भर के गुड्स सामान और ग्रेन्स होते थे जो बिजनेस के लिए ले जाया करते थे और लेकर आया करते थे। एट द बैक, और इस सिटी के बैक साइड में रोज द हाई पीक ऑफ माउंट ईडा। इस सिटी के बैक साइड में एक बड़ा सा पीक, पीक मीन्स जो पहाड़ है, पहाड़ का जो सबसे बड़ा चोटी उसको कहते हैं पीक। जिस तरह हिमालयन माउंटेन्स में एवरेस्ट एक पीक है, तो वैसा यहाँ पर माउंट ईडा नाम का एक पीक इस सिटी के, ट्रॉय सिटी के बैक साइड में था एज अ बाउंड्री, फ्रॉम विच फ्लोड मेनी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। माउंट ईडा के ऊपर से बहुत सारे रिवर्स और स्ट्रीम्स, नदी और झरने बहते रहते थे। द वैलीज among the hills were well watered. इस नदियों से और इस झरनों से, वैलीज among the hills, इन पहाड़ों के बीच में का जो वैली से, ये वैली भी बहुत ही अच्छा वेल वाटर्ड और फर्टाइल, मतलब इस सिटी में पानी की कोई कमी नहीं थी क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस झरने और नदियाँ बहते रहती थी। इस वजह से यहाँ की खेती बहुत ही फर्टाइल था। फर्टाइल यानी फर्टिलिटी वाला, बहुत ही अच्छा उपजाऊ था। विथ कॉर्न ग्रोइंग इन फर्टाइल फील्ड्स, और इन फर्टाइल फील्ड में, खेत में कॉर्न, मक्के की झाड़ उगते थे। एंड कैटल फील्डिंग ऑन द रिच ग्रास ऑफ मेडोज। कैटल मीन्स गाय भैंस वगैरह। यहाँ पर मेडो यानी ग्रास लैंड, बहुत ही घास भरे हुए ग्रास लैंड में हमेशा कैटल चरते रहते थे, फीडिंग करते रहते थे या ग्रेजिंग करते थे। वाइल शीप फेड ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल्स, और इस पहाड़ी इलाके में शीप, बहुत सारे भेड़ चरते रहते थे। इनडायरेक्टली it is said that Troy was a rich city in the field of agriculture as well as commerce. यह सभी तरीके से ये बहुत ही अच्छा एक सिटी था। Round this city, the Trojans had built a strong wall so that no enemy should attack them from the sea. और इस सिटी के राउंडेड,
These Trojans means the people of Troy, ट्रॉय के लोग, had built a strong wall, एक बड़ा सा दीवार बनाया हुआ था, बहुत ही strong, so that ताकि no enemy should attack them from the sea, उन्हें कोई भी दुश्मन अटैक ना करे through the sea, सागर के जरिए आकर अटैक ना करे. The wall was so broad that people could stand and sit and walk on it. और ये जो दीवार बनाए थे, ये दीवार समझो कि एक फोर्ट बनाए थे. इट वॉज सो ब्रॉड, ये इतना ब्रॉड था, चौड़ा था कि दैट पीपल कुड सिट एंड स्टैंड एंड वॉक ओवर इट. यहाँ के लोग इस दीवार के ऊपर से चल सकते थे, टहल सकते थे, बैठ सकते थे, उतना चौड़ा था उसका दीवार. द ग्रेट gates stood open and people could go to the seashore outside and come in as they pleased. और ये gates, ये जो दीवार का गेट हमेशा खुला रहता था. and people could go to the seashore outside, लोग बाहर गेट के बाहर निकल सकते थे सिटी में से और सी शोर में घूम सकते थे. एंड कम इन, और वापस आ भी सकते थे as they pleased, जैसे वो चाहे. मीन्स whenever they wish to go out of the city, to go to the seashore, they could go there, and whenever they like to come back, they could come back. Because always this gate of this wall kept open, खुला रखता था. But in time of war, लेकिन war के टाइम, युद्ध के टाइम पे, the gates would be closed, गेट को क्लोज करके रखते थे. एंड देन द सिटी वॉज लाइक अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस. उस वक्त गेट भी बंद कर दिया तो ये सिटी एक छोटा सा फोर्ट बन जाते हैं, किला बन जाते हैं. क्वाइट सेफ फ्रॉम ऑल अटैक्स. क्वाइट सेफ मतलब पूरे तरीके से सेफ फ्रॉम ऑल द अटैक्स. चाहे वो सी की तरफ से हो, सी की तरफ से अटैक होगा तो क्या होगा, द वॉल वुड प्रोटेक्ट द सिटी. और बैक साइड से तो अटैक होने का कोई चांस नहीं, बिकॉज द बैक साइड ऑफ द सिटी वॉज प्रोटेक्टेड बाय द हाई या स्ट्रॉन्ग पीक जिसका नाम है इडा. सो प्रोटेक्टेड बाय द वॉल सराउंडिंग इट एज वेल एज बाय द हिल्स बिहाइंड. बैक साइड पूरे बड़े बड़े हिल्स से प्रोटेक्टेड है, तो फ्रंट साइड या फिर सागर का साइड इस स्ट्रॉन्ग फोर्ट से या दीवार से प्रोटेक्टेड थे. Thus, Troy was a strong city, strongly protected by its walls and strongly defended by its brave soldiers. तो इस तरह ट्रॉय एक स्ट्रॉन्ग सिटी था, एक मजबूत सिटी जिसका प्रोटेक्शन उसके स्ट्रॉन्ग वॉल्स करते थे एंड स्ट्रॉन्गली डिफेंडेड बाय इट्स ब्रेव सोल्जर्स. कोई अटैक आया तो उसे रोकना किसकी कैपेसिटी में थे, इट्स ब्रेव सोल्जर्स. तो दो तरीके से, मीन्स बाय द हेल्प ऑफ इट्स ब्रेव सोल्जर्स एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस strong wall and the hills behind, the Troy city was completely safe. But all the kings and heroes of Greece had declared war against the Trojans. पर all the kings and heroes of Greece, ग्रीस नाम का जो कंट्री है, उस कंट्री के जितने भी किंगडम्स थे, वहाँ के सभी किंग्स, सभी हीरोज had declared war against the Trojans. ट्रोजन्स के खिलाफ या ट्रॉय के खिलाफ उन लोगों ने वॉर डिक्लेयर किया, युद्ध घोषित किया. वाई? बिकॉज पैरिस, अ प्रिंस ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय का राजकुमार जिनका नाम है पैरिस, हैड परसुएडेड हेलेन. हेलेन नाम का हमने ऑलरेडी देखा, हेलेन वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन इन द वर्ल्ड. तो हेलेन, हु वॉज हेलेन? वाइफ ऑफ अ ग्रीक किंग मेनेलोस. मेनेलोस नाम का एक ग्रीक किंग का, ग्रीस कंट्री का एक किंगडम में एक राजा था जिनका नाम है मेनेलोस. उनकी वाइफ थी हेलेन. सो द प्रिंस ऑफ ट्रॉय हुज नेम इज पैरिस, पैरिस नाम का जो ट्रॉय का किंग है या प्रिंस है, राजकुमार है, परसुएडेड, परसुएडेड मीन्स फोर्स्ड, जबरदस्ती किया या फोर्स किया हेलेन को, टू इलॉप विथ हिम. टू इलॉप यानी भाग जाना. किसी एक लड़के के साथ अगर लड़की भाग जाते हैं, दैट वर्ड इज इलॉप. तो टू रन विथ हिम. पैरिस नाम का ट्रॉय का जो प्रिंस है, ग्रीक किंग मेनेलोस की वाइफ हेलेन को अपने साथ भाग जाने के लिए परसुएड किया, फोर्स किया.
ही हैड ब्रॉट हर टू ट्रॉय, और हेलेन उसके साथ भाग गए और प्रिंस, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिंस? पेरिस। पेरिस टुक हर टू ट्रॉय, ट्रॉय में उस लेडी को लेकर आया। द ग्रीक्स वांटेड टू टेक रिवेंज, और इस बात की बदला लेना कौन चाहा? ग्रीक लोग। फॉर द रॉन्ग डन टू मेनेलोस, मेनेलोस के साथ जो धोखा दिया, जो गलत किया, किसने? पेरिस ने। उस गलत हरकत के लिए बदला लेना चाहा पूरे ग्रीक किंग्स। दे सेल टू ट्रॉय, उन लोग सेलिंग किए मीन्स शिप में सेल करके ट्रॉय के पास आए। एंड लेड सीज टू द सिटी, सीज करना मतलब आर्मी से सराउंड करना, आर्मी की मदद से पूरे एरिया को घेर लेना। तो उन लोगों ने ट्रॉय सिटी को घेर लिया। द ट्रोजन्स टू फॉट हार्ड, और ट्रॉय के जो आर्मी हैं, सोल्जर्स है ट्रोजन्स, उन लोग भी कुछ कम नहीं थे। दे ऑल्सो फॉट हार्ड मीन्स उन लोग भी बहुत ही तेज लड़ाई किया, बहुत ही हार्डली लड़ाई किया। एंड द सीज कंटिन्यूड फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स। न ग्रीक पीछे हटे न ट्रोजन्स ग्रीक को जीतने दिए। तो ये लड़ाई और ये सीज मतलब ये कंट्री को घेर कर जो एनिमी ग्रीस लोग रहे, ये सीज भी 10 साल के लिए कंटिन्यू रहा। द फाइटिंग वेंट ऑन डेली, हर रोज लड़ाई चालू रहा। बट द सीज डिड नॉट एंड, लेकिन सीज खत्म नहीं हुई। ऑन द वन हैंड द ग्रीक कुड नॉट टेक द सिटी, एक तरफ तो ग्रीक लोग ट्रॉय को हड़प नहीं पाया, मतलब अटैक करके हरा नहीं पाया। एंड ऑन द अदर हैंड द ट्रोजन्स कुड नॉट फोर्स देम टू सेल अवे, ट्रॉय के ट्रोजन्स लोग एक ग्रीक आर्मी को वापस भगा भी ना सके। दैट मीन्स कोई भी जीत नहीं पाया। एवरी डे द ट्रोजन्स केम आउट ऑफ द गेट, हर रोज ट्रोजन्स अपने गेट खोलकर बाहर आते हैं। एंड द ग्रीक केम आउट ऑफ देयर टेंट्स एंड शिप्स, और ग्रीक लोग जो ये समुंदर में रुकाए हुए शिप में से, समुंदर किनारे बने हुए छोटे छोटे तंबू से, टेंट से बाहर आते। एंड द फाइटिंग वेंट ऑन, लड़ाई चालू रहते। समटाइम्स देयर वर ग्रेट बैटल्स बिटवीन द टू आर्मीज, कभी कभी बड़े बड़े बैटल, बहुत बड़ा तेज युद्ध होते हैं दोनों आर्मी के बीच। समटाइम्स देयर वर सिंगल फाइट्स बिटवीन टू ग्रेट हीरोज, और कभी कभी छोटे छोटे फाइट होते कुछ बड़े बड़े हीरोज के बीच में। समटाइम्स द ट्रोजन्स हैड द बेटर ऑफ इट, कभी कभी लड़ाई में छोटे मोटे मतलब फ़ायदा किसका होता? ट्रोजन्स का। एंड समटाइम्स द ग्रीक, कभी कभी फ़ायदा ग्रीक्स का होता। दैट मीन्स कभी लड़ाई ट्रोजन्स के हित में ख़त्म होते तो कभी ग्रीक में। बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन, लेकिन लड़ाई ख़त्म कोई भी नहीं कर पाया, इसके लिए फाइटिंग कंटिन्यू चलता रहा। ग्रेट हीरोज ऑन बोथ साइड्स वर किल्ड इन द कोर्स ऑफ द वॉर, ये लड़ाई के चलते कोर्स ऑफ द वॉर यानी वॉर जैसा चलते रहा, उसके पूरे ड्यूरेशन में ग्रेट हीरोज ऑन बोथ साइड्स वर किल्ड, बड़े बड़े हीरोज दोनों तरफ का मारे गए। आफ्टर लीडिंग द डिफेंस ऑफ हिज सिटी फॉर 9 years, द ब्रेव हेक्टर वॉज एट लास्ट किल्ड बाय द Achilles, whom none could resist. आफ्टर लीडिंग द डिफेंस ऑफ ए सिटी फॉर 9 years, अपने सिटी को 9 years तक डिफेंस करके बचाते बचाते द ब्रेव हेक्टर, बहुत ही हिम्मत वाला जो फाइटर है, जो सैनिक है जिनका नाम है हेक्टर, वॉज एट लास्ट किल्ड, आखिर में मारे गए बाय एक्लेस, किसके हाथों? एक्लेस के हाथों। हुम वन कुड रेसिस्ट, एक्लेस के लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है, हुम वन कुड नन कुड रेसिस्ट, जिनको कोई भी रेसिस्ट नहीं कर सकते, कोई भी हरा नहीं सकते हैं। दैट वॉज एक्लेस। जो हेक्टर बताया, ही वॉज नॉट ओनली अ जस्ट फाइटर और सोल्जियर, इस सोल्जियर में से एक व्यक्ति सिर्फ नहीं है, ही वॉज अ किंग, ही वॉज अ सन ऑफ प्रायम ऑफ ट्रॉय। किंग प्रायम, जो ट्रॉय का राजा है उनका नाम था प्रायम, तो उनका बेटा था कौन? हेक्टर। एंड ही वॉज गोइंग टू बी द किंग इन द नेक्स्ट टाइम आफ्टर प्रायम, प्रायम के बाद राजा बनने वाले थे। सो एक राजकुमार था, साथ साथ में ही वॉज अ ग्रेट फाइटर। सो ही वॉज किल्ड बाय एक्लेस। एक्लेस कौन है? एक्लेस वॉज अ हीरो, ग्रीक हीरो।
एंड ही ऑल्सो वॉज द सन ऑफ अ किंग. वो भी ग्रीस में का एक राजा का, फ्तिया नाम का एक राजा का बेटा था, एक्लिस. तो ग्रीस का एक्लिस नाम का फाइटर के या हीरो के हाथों ट्रॉय का हेक्टर मारे गए. बट एक्लिस हिमसेल्फ वॉज किल्ड आफ्टर ऑन बाय अ पॉइसन्ड एरो दैट एंटर्ड हिज हील. लेकिन बाद में एक्लिस खुद मारे गए. कैसे? बाय अ पॉइसन्ड एरो. पॉइसन्ड एरो यानी ऐसा एक एरो, बाण जिसमें पॉइसन लगे हुए हैं. दैट एंटर्ड हिज हील. हील मीन्स एडी, पैर के जो एडी है, फुट है, वहाँ पर एक पॉइसन्ड एरो लगने से ही वॉज किल्ड. द ओनली पार्ट ऑफ हिज बॉडी वेयर ही कुड बी वुंडेड. मीन्स एक्लिस इस तरह एक व्यक्ति था कि ओनली हिज हील कुड बी वुंडेड. उसका सिर्फ एडी, पैर के नीचे का हिस्सा, वहाँ पर ही सिर्फ उसको चोट लग सकती थी, बाकी पूरे बॉडी में उसको चोट नहीं लग सकती थी. तो एक पॉइसन्ड एरो उसके हील में, उसके पैर के सोल या निचला हिस्सा, बैक साइड, एडी बोलते जिस पार्ट को, वहाँ पर लगकर वो मारे गए. स्टिल लेटर पैरिस हिमसेल्फ वॉज किल्ड. फिर बाद में तो पैरिस यानी जिन्होंने हेलेन को भगा कर ले गए, पैरिस हिमसेल्फ वॉज किल्ड, वो भी मारे गए. ऑल्सो बाई अ पॉइसन्ड एरो. वो भी was killed by a poisoned arrow. The Trojans were tired of being shut up in their city. Trojans लोग अपने सिटी में बंद कैद होते हुए बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि they would go out whenever they pleased and enjoy their seashore and all. पहले उन लोग क्या करते थे, हमेशा गेट खुला रहता था तो बाहर जाते, सीशोर को एंजॉय करते, बराबर. नाउ फॉर द पास्ट 10 years they were closed or shut. They were completely packed in the city. They were not able to go out of the city or not even open the gate. They just would open the gate for fighting. सिर्फ लड़ाई के लिए उन लोगों को गेट खोलना पड़ रहा था. So they became tired of. And the Greeks were longing to see their homes again. और ग्रीक लोग भी अपने सिटी में वापस जाना चाहते थे, because for the last 10 years they were waiting for the Trojans to conquer. Yes, sorry, Trojans means they wanted to defeat the Trojans, and for that purpose they were waiting outside the Troy city for the 10 years, and they were not able to go back to their city and go back to their homes and see their relatives or their dear ones. जाकर अपने सिटी में अपने लोगों को देखने के लिए उनको चांस ही नहीं मिल रहा. 10 साल से ट्रॉय सिटी के बाहर ही हैं. So they also wanted to see their homes back. But still the fighting went on. फिर भी लड़ाई चलते रहे. So what happened to this Troy city and what happened to Paris, the soldiers of Paris, we are going to see in the next video. Because the whole lesson is given in 2 parts. तो अभी यहाँ पर फर्स्ट पार्ट फिनिश हो जाता है और सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि ट्रॉय सिटी के साथ क्या हुआ.